हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आज की 100 टॉपिक सीरीज में आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए। और आज डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में से, किन पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो आपको पढ़ाएंगे भी टॉपिक और उनसे जुड़े सवाल भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट 21 या फिर 22 एग्जामिनेशन की, तो आपके लिए ढेर सारे कोर्सेज हमारी साइट पे, हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन टॉप 5 टॉपिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहां पे ऐसे टॉपिक्स हैं कुछ जिससे यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट में अक्सर हमेशा सवाल देखने को मिल जाता है। उन्हीं टॉपिक्स को आज आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे सवाल इन टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक है आपको उसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। और यूजीसी भी, आपका एग्जामिनर भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स को टेस्ट करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है, इसका रूल क्या, फंक्शंस आते हैं, क्या स्कोप है, इन सब पे आपको कुछ सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको सबसे पहले होनी चाहिए। इसके बाद है जी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से सवाल यहां से निकल कर आते हैं। रिक्रूटमेंट के आपके पास अलग अलग सोर्सेज होते हैं। आप अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ सकते हैं। सिलेक्शन का, स्टाफिंग का प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो इस सब को लेकर एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। ट्रेनिंग के ऊपर सवाल देखने को मिलते हैं। आप लोगों को ट्रेन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ते हैं और फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं। ऑन द जॉब भी हो सकती है, ऑफ द जॉब भी हो सकती है। तो बहुत सी टेक्निक से आपको इस ट्रेनिंग की, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट हैं। जॉब एनालिसिस और जॉब इवेल्युएशन, ये तो ऐसी टर्म्स हैं जिनको लेकर एग्जाम में अक्सर सवाल देखने को मिलता है। और अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं इनके डिफरेंस को लेकर, इनके मीनिंग को लेकर। तो इसे भी आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। फिर आता है जी परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या आपके इंप्लॉइज ने काम किया, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको रिव्यू करनी है, अप्रेज करनी है, ताकि बाद में आप उसी के हिसाब से उनको कंपनसेशन दे, रेम्युनरेशन दे। तो अलग अलग टेक्निक्स हमारे पास हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, और कई बार कुछ गलतियां भी कर देते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के समय में। और ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स पे। तो आइए जी बात करते हैं कंसेप्ट, रूल एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम। तो एचआरएम का क्या मतलब है? एचआरएम का मतलब है लोगों को एम्प्लॉय करना, उनकी डेवलपमेंट करना, उनको यूटिलाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखना, और उनको कंपनसेट करना, उनको सैलरी देना उनकी सर्विसेज के लिए अकॉर्डिंग टू द जॉब एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है एचआरएम का। इसकी नेचर की अगर हम बात करें तो बताया जी इसकी परवेसिव नेचर है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट में आपको एचआर का रोल देखने को मिलता है। हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने नीचे जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको मैनेज करने का काम करता है। एचआरएम इज पीपल ओरिएंटेड। ये किन से जुड़ी है? ये लोगों से जुड़ी है, लोगों को मैनेज करने से जुड़ी हुई है। इट इज एक्शन ओरिएंटेड। हमारा क्या मकसद है कि कुछ एक्शन करें, जो लोगों की दिक्कतें हैं उनको सुलझाएं, उनकी डेवलपमेंट करें। तो एक्शन पे फोकस है। फ्यूचर ओरिएंटेड, आपके ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को भी आप एचआरएम के अंदर ध्यान में रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले सक्सेशन प्लान्स वगैरह बना लेते हैं। डेवलपमेंट ओरिएंटेड, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एचआरएम में। इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन, तो लोगों की मैनेजमेंट है तो ह्यूमन रिलेशन तो पिक्चर में आएगा ही। इंटरडिसिप्लिनरी, एचआरएम ड्रॉज फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स। आपका सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सब जगह से प्रिंसिपल्स उठा के डाले हुए हैं एचआरएम के अंदर। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्सन को केवल रिक्रूट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, एचआरएम खत्म, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, उनकी इंडक्शन होने वाली है, ट्रेनिंग होगी, रेगुलर डेवलपमेंट होगी, प्रमोशन होगी, ट्रांसफर होगी। तो इट कीप्स ऑन कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग। इट इज एन इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनको इंटीग्रेट कौन करता है? देखो, उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वही मिलजुल कर काम करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। तो एचआरएम इसमें मदद करता है। इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। ये एक साइंस भी है, यानी कि इसके प्रिंसिपल्स वगैरह हैं हमारे पास, और यहां पे एक आर्ट भी है, क्योंकि एचआर मैनेजर को लोगों को मैनेज करना है और लोगों को मैनेज करना एक कला है।
इट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, बहुत बड़ा वाइड फंक्शन है ये, बहुत सारे इसके अंदर हमारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सिलेक्शन, बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम की, क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोजीशंस हैं उनको फिल आउट करना है। स्ट्रक्चर तो बना लिया, अब स्ट्रक्चर पे लोगों को बैठाना है, तो एचआरएम जरूरी है। लोगों की डेवलपमेंट करनी है, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में आ गए उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करनी है, और अल्टीमेटली जो बाकी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो लोगों ने ही इस्तेमाल करने हैं। अच्छे लोग होंगे तो एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन के लिए भी एचआरएम बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एचआरएम बहुत जरूरी है। अब यहां पे एक टर्म हमारे पास है, पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम। देखो, पर्सनल मैनेजमेंट जो है ट्रेडिशनल टर्म है, इसका स्कोप नैरो हुआ करता था, बट एचआरएम नए जमाने की मॉडर्न टर्म है, इसका वाइड स्कोप है। अब माना जाता है जी एचआरएम तो हर आपके फंक्शन से जुड़ा हुआ है, हर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, हर मैनेजर से जुड़ा हुआ है। बट पर्सनल मैनेजमेंट को तो माना जाता था कि ये केवल एक पर्सनल मैनेजर का ही काम है। तो बहुत ज्यादा वाइड स्कोप हो गया है हमारे एचआरएम का। तो कहा जाता है जी एचआरएम इज अ लाइन मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अ स्टाफ फंक्शन। तो लाइन मैनेजर डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, और स्टाफ फंक्शन वाले लोग उनके मदद कर रहे हैं। तो एचआरएम है तो स्टाफ फंक्शन उनकी मदद कर रहा है, बट यहां पे कहा गया कि कोई भी मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको अपने अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो मैनेज करना ही है ना। तो हर मैनेजर की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है एचआरएम। अगर फंक्शंस ऑफ एचआरएम की बात करें तो यहाँ पे तीन मेजर फंक्शंस है जी, तीन में क्लासिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन मतलब जनरल मैनेजमेंट वाले फंक्शन। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हर मैनेजर करता है, एचआर मैनेजर भी करेगा, वो कोई अलग नहीं है। ऑपरेटिव फंक्शंस, ऑपरेटिव फंक्शंस इसके कोर फंक्शन से जुड़े हुए हैं, जो कोर काम है एचआरएम का उससे जुड़े हुए हैं। जैसे लोगों को नौकरी देना, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट कराना, उनकी कंपनसेशन देना, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन करना। तो दीज आर दी ऑपरेटिव कोर फंक्शंस ऑफ एचआरएम। इसके अलावा एडवाइजरी फंक्शंस भी हैं। हमारे जो एचआर मैनेजर हैं वो टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस देते हैं बहुत सी चीजों के बारे में, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी एडवाइस वो देते हैं। अब बात करते हैं जी चैलेंजेस की, कि एचआरएम में क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। देखो, आज के सिनेरियो की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग काम कर रहे हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बूढ़े हैं, आपके यंग लोग भी हैं, मिडिल एज्ड भी हैं, अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं। तो डाइवर्सिटी को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, स्पेशली इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। एम्प्लॉय की एस्पिरेशंस बहुत बढ़ती जा रही हैं। आजकल जो नए रिक्रूट्स आ रहे हैं, जो यंग लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं और कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनकी एस्पिरेशंस बहुत बड़ी हैं और उनको मीट करना एक चैलेंज है। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस जो हैं उनको मैनेज करना तो हमेशा से ही चैलेंज रहा है। अडेप्टिंग टू टेक्निकल चेंजेस, तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है और सभी फंक्शंस को अफेक्ट कर रही है मैनेजमेंट के, एचआरएम को भी इफेक्ट कर रही है। तो जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं उनको भी अब अडेप्ट हमें करना है। तो यहां पे हमारे पास एक सवाल है, व्हाट इज नॉट एन ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआरएम। तो हमने देख लिया कि एचआरएम के फंक्शंस को हम मैनेजरियल, ऑपरेटिव और एडवाइजरी तीन में कंसीडर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, इंटीग्रेशन। सो ऑर्गेनाइजिंग जो है इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन जो सारे मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, इट इज नॉट एन ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआरएम। प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन ये कोर एचआरएम के डोमेन में आते हैं, इट इज द ऑपरेटिव एरिया ऑफ एचआर मैनेजर। तो इसीलिए आंसर यहां पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी का। तो चलिए बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट का मतलब है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि हम ढूंढने वाले हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करने वाले हैं वो कहां पे छुपे बैठे हैं, और उनको इंकरेज करेंगे कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो। क्या फीचर्स हैं रिक्रूटमेंट के? देखो जी, रिक्रूटमेंट बेसिकली एक सर्चिंग एंड अट्रैक्शन फंक्शन है। तो यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कौन कौन से लोग हमारे लिए सूटेबल रहने वाले हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आओ यहाँ पे अप्लाई करो, अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, आ जाओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में।
रिक्रूटमेंट सिलेक्शन नहीं है, यहां पे आप फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे किसको रखना किसको नहीं रखना, आप यहां पे लोगों को सिर्फ सर्च और अट्रैक्ट कर रहे हो। इट इज अ प्रोसेस, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होती है, तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स होंगे, बिल्कुल स्टेप्स हैं जी, आप यहां पे देख सकते हैं स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है प्लानिंग। आप रिक्रूटमेंट करनी है तो पहले प्रॉपर आप प्लान तैयार करेंगे कि कैसे आपको रिक्रूटमेंट करनी है, क्या क्या चीजें आपको, कितने लोग एम्प्लॉइज आपको रिक्रूट करने हैं, तो पहले प्रॉपर प्लानिंग चलेगी। फिर कैसे आपको रिक्रूटमेंट करनी है उसकी स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे, हायर करने हैं, कौन से एरिया से करने हैं, ये सारी स्ट्रेटेजी डेवलप होगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी तलाश शुरू होगी, सर्चिंग आपकी शुरू हो जाएगी, और जो आप सर्च करेंगे बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके पास आएंगी, तो उनकी एक बार आप ऊपर ऊपर से स्क्रीनिंग कर डालेंगे कि कोई ऐसा ना हो कि बहुत ही बेकार, बहुत ही इररिलेवेंट सी कोई एप्लीकेशन आ गई हो, तो उसको बाहर रख देंगे, साइड पे कर देंगे। और फिर इस पूरे प्रोसेस को आप इवेल्युएट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या कहीं रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, अगर है तो वो आप कर देंगे। रिक्रूटमेंट इज अ लिंकिंग एक्टिविटी, ये एक लिंकिंग एक्टिविटी है, यानी कि हमारे एम्प्लॉइज को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ता है। परवेसिव फंक्शन है, यानी कि सभी लेवल्स पे लोगों की रिक्वायरमेंट है तो सभी लेवल्स पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट होने वाला है। अगर बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, तो कुछ तो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, यानी कि कंपनी की अपनी पॉलिसीज और कंपनी की अपनी प्रैक्टिसेस, कंपनी की इमेज क्या है, कैसी उसकी इमेज है, क्या सैलरी वगैरह वो देना चाहती है, क्या वर्किंग कंडीशन है कंपनी के अंदर, तो ये सारी चीजें उसकी रिक्रूटमेंट पे इफेक्ट डालेंगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जैसे गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन है तो वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ट्रेड यूनियन की कोई रिस्ट्रिक्शंस है, उनकी कोई मांगे हैं वो पूरी करनी होगी, लेबर मार्केट की क्या कंडीशंस है, क्या कानून है, क्या लॉज हैं, और क्या जनरल इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा है, तो ये सारी चीजें जो है आपके रिक्रूटमेंट पे अफेक्ट डालने वाली हैं। अगर बात करें खर्चों की, रिक्रूटमेंट ना एक कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, इसके अंदर क्या क्या खर्चे आप करोगे, जो आपके रिक्रूटर हैं उनको सैलरी देनी है तो वो एक आपका खर्चा है, एडवर्टीजमेंट निकालोगे उसका खर्चा आएगा, रिक्रूटमेंट से जुड़े बहुत से ओवरहेड्स आपके आने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आने वाला है, और जब तक आपकी सीट खाली रहेगी, वहां कोई इंप्लॉय नहीं होगा, तो बाकियों को काम ज्यादा करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो ये भी एक आपकी कॉस्ट यहां पे बन जाती है। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज की बात करें तो कुछ तो हैं हमारे पास इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज आपके पास कौन से हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर, प्रमोशन मतलब एक लेवल से ऊपर वाले लेवल पे इंप्लॉय को भेज देना, ट्रांसफर मतलब उसी लेवल से सेम स्तर पे रखते हुए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे भेज देना। फॉर्मर इंप्लॉइज को रिक्रूट कर लेना, बढ़िया है, जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वापस से बुला लो अपने एक्स इंप्लॉइज को। इंप्लॉय रेफरल्स, तो आपके इंटरनल इंप्लॉइज की रेफरेंस से नए इंप्लॉइज रख लो। डिमोशन, आपकी पोजीशन से आपको नीचे वाली पोजीशन पे डाल देना, तो नीचे वाली पोजीशन खाली है, ऊपर से बंदा भेज दिया तो इट इज डिमोशन। अगर बात करें एक्सटर्नल सोर्सेज की, ऑर्गेनाइजेशन की बाहर से हम यहां पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, गेट रिक्रूटमेंट, गेट पे नोटिस चिपका दिया कितने लोग चाहिए, तो लोग आकर खड़े हो जाएंगे गेट पे, आप वहां से लोगों को चूज कर लेंगे। पर्सनल कंसल्टेंट अपॉइंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं, कैंपस प्लेसमेंट कर सकते हैं कॉलेजेस वगैरह में जाकर, एक वेटिंग लिस्ट तैयार करके रख सकते हैं, जिन कैंडिडेट्स का आपने इंटरव्यू लिया उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दीजिए, वैकेंसी आए तो उनको बुला लीजिए। कैजुअल कॉलर्स, कई बार कुछ लोग ऐसे ही चलते फिरते अपनी एप्लीकेशन पकड़ा जाते हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, आप कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जा सकते हैं, वो आपको लोग प्रोवाइड कर देगा जितने लोग आपको चाहिए। इसके अलावा कई बार हम वॉक इन्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, हम कहते हैं भाई इस डे को वॉक इन इंटरव्यू है, आप जो है इस टाइम से इस टाइम तक आप जो है जितने मर्जी बजे आ जाना, और आपका इंटरव्यू हम ले लेंगे और वहीं आपको बता देंगे कि आपको नौकरी मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली। हेड हंटिंग, हेड हंटिंग हमारे पास है एग्जीक्यूटिव सर्च, जो हम टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज को रखने वाले हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोगों को रखने वाले हैं, तो वहां पे हम एग्जीक्यूटिव सर्च करते हैं, तो उसको हम हेड हंटिंग जो है वो बोलते हैं। तो बहुत एक चैलेंजिंग टास्क होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को ढूंढना। अगर बात करें रीसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट की, तो सबसे पहले तो आउटसोर्सिंग है। आजकल रिक्रूटमेंट का काम भी आउटसोर्स कर दिया जाता है कि भाई ये लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, और बाहर वाला आपको प्रोवाइड करवा देता है। पोचिंग, रेडिंग, सामने वाले का बंदा आपने पोच कर लिया, सामने वाले का बंदा, उसको कहा जी ज्यादा पैसे दे देंगे, उसे खींच के यहां पे ले आए। ई रिक्रूटमेंट, आजकल ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी हो रही है, ऑनलाइन अप्लाई करो और आपको ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह भी ले लेते हैं और फिर फाइनली आपको चूज करते हैं। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आजकल ऑनलाइन भी हो रहा है। तो ये हमारे है जी रिक्रूटमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन की।
तो सिलेक्शन हमारा अगला स्टेप है रिक्रूटमेंट के बाद। तो यहाँ पे हम फाइनली लोगों को चूज करने वाले हैं कि कौन से पर्सन को हम नौकरी जो है अपनी कंपनी में देने वाले हैं। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, हमारी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी में अप्लाई करें। बट सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, बहुत सारे लोगों को आप मना कर देते हैं और कुछ थोड़े से लोगों को ही आप नौकरी देते हैं। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि काफी टाइम आपका इसमें लगता है, एफर्ट लगता है, काफी पैसा इसके अंदर लग जाता है। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोसेस है आपके लिए, तो आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे अगर आपने सही पर्सन को चुन लिया तो फिर आप एब्सेंटीज्म और एम्प्लॉय टर्नओवर वाली जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टेबल वर्कफोर्स जो है वो आप बना सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक चलती रहेगी। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का जो रेट है आप उसे कम कर सकते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन जो है एम्प्लॉइज की उसे बढ़ा सकते हैं। एम्प्लॉइज के मोरल को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अच्छी सिलेक्शन करनी बहुत आपके लिए जरूरी है, गलत सिलेक्शन आपके लिए बहुत कॉस्टली पड़ सकती है। अगर बात करें कि कौन कौन से हमारे फैक्टर्स जो हैं हमारी सिलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं जिन चीजों को हम कंसीडर करते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, पर्सनल को देखते हैं, प्रोफिशिएंसी देखते हैं, कॉम्पिटेंस देखते हैं, टेम्परामेंट देखते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं, हैवी है पर्सन का कि नहीं। तो ये सारी चीजों को आप देख के अपना सिलेक्शन डिसीजन करेंगे। अगर बात करें प्रोसेस की, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आया अपना रिज्यूमे देने, तो वहीं साथ ही एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ले लेंगे। और अगर वो लगता है आपको कि ये एम्प्लॉय और जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सूटेबल है तो आप उसका रिज्यूमे ले लेंगे, उसकी एप्लीकेशन रिसीव कर लेंगे। फिर करेंगे आप उसकी स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करेंगे। और स्क्रीनिंग के बाद आप अपने एम्प्लॉइज को, अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को बुलाएंगे सिलेक्शन टेस्ट के लिए, उनका टेस्ट लेंगे। जो टेस्ट में पास होंगे वो इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू लेने के बाद आप सिलेक्शन डिसीजन करने से पहले रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक उनका करवाएंगे। सिलेक्शन डिसीजन आपने ले लिया, फिर उनका मेडिकल करवाएंगे, उनको जॉब ऑफर देंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट आपका यहां पे बन जाएगा उन लोगों के साथ, वो आपके एम्प्लॉय अब बन जाने वाले हैं। अगर बात करें टाइप्स ऑफ टेस्ट, आप कितने तरह के टेस्ट लेंगे सिलेक्शन के टाइम पे। इंटेलिजेंस का टेस्ट लेंगे, एप्टीट्यूड का लेंगे, पर्सनालिटी का लेंगे, प्रोफिशिएंसी का लेंगे, इंटरेस्ट का लेंगे। आपको प्रॉपर सिमुलेशन टेस्ट भी दे सकते हैं, प्रॉपर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट आपका ले सकते हैं। ग्राफोलॉजी, आपकी हैंडराइटिंग का टेस्ट भी ले सकते हैं, हैंडराइटिंग की चेकिंग करवा सकते हैं। इंटीग्रिटी टेस्ट भी आपका करा सकते हैं कि आप ऑनेस्ट हैं भी या फिर नहीं। जो टेस्ट आपका है वो वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और केवल एकलौता सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ और भी टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे इंटरव्यू का इस्तेमाल आप करते हैं। इंटरव्यू आपके अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू या फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है कैसे सवाल पूछने वाले हैं। आप नॉर्मली सवाल जो है पूछते रहते हैं और नॉर्मली इंटरव्यू आपका चलता रहता है, तो कोई एक स्पेसिफाइड पैटर्न और फॉर्मेट नहीं होता। पर डायरेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर सवाल आपके तय होते हैं, अब वही सवाल जो है हर एम्प्लॉय से पूछते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दोनों का एक मिक्सचर हमें देखने को मिलता है कि कुछ सवाल बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और कुछ आप जो है नॉर्मली सिचुएशन के हिसाब से पूछते हैं। और सिचुएशनल इंटरव्यू, इसके अंदर आप एम्प्लॉय को सिचुएशन देते हैं और पूछते हैं कि आप इससे कैसे डील करोगे। बिहेवियरल इंटरव्यू हमारा एम्प्लॉय के एक्चुअल बिहेवियर को चेक करने की कोशिश करता है कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है, जो हमारा एप्लीकेंट है, उसने एक्चुअल में ऐसी किसी सिचुएशन में कैसा बिहेवियर शो किया था, उसके बेसिस पे उसे सवाल पूछते हैं। और कई बार हमारा स्ट्रेस इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, जिसमें एप्लीकेंट को बहुत स्ट्रेस में डाला जाता है और बेसिकली उसकी स्ट्रेस सहने की क्षमता यहां पे जांची जाती है। तो यहां पे हमारे पास एक सवाल है जी, असर्शन दी है रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव व्हाइल सिलेक्शन इज नेगेटिव इन इट्स एप्लीकेशन। रीजनिंग है रिक्रूटमेंट एम्स एट इंक्रीजिंग द जॉब सीकर्स व्हाइल सिलेक्शन रिजेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, जॉब के लिए अप्लाई करो। फिर फाइनली क्या होगा, हम सिलेक्शन की तरफ मूव करेंगे कि हमें इनमें से कुछ लोग सेलेक्ट करने हैं, कोई 2-3 लोग चूज करने हैं, कोई एक पर्सन चूज करना है। तो मेजॉरिटी एप्लीकेंट्स को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस था। सिलेक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोगों को अट्रैक्ट करके लेकर आ रहे हैं और सिलेक्शन में उनको बाय बाय बोल रहे हैं कि ये आप
जो लोग आपको पसंद नहीं है आप उनको वापस भेज रहे हैं, सो सिलेक्शन बिकम्स अ नेगेटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। और इसीलिए असर्शन और रीजनिंग यहाँ पे बिल्कुल सही है, और रीजनिंग करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है असर्शन को, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जी, Which of the following is the most serious problem that might arise due to excessive reliance on internal recruitment? तो रिक्रूटमेंट इंटरनली भी कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। अगर इंटरनली अंदर के लोगों से ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, अंदर के लोगों को ही प्रमोट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, इसमें से मोस्ट सीरियस आपको बतानी है। देखो, जब ऐसा सवाल आता है तो इस सवाल के अंदर थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी यहाँ पे आ जाती है, और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के सोचना पड़ता है कि इसमें से सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम कौन सी होगी। हो सकता है इनमें से आपकी सारी प्रॉब्लम्स हो या एक से ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो आपको सीरियस वाली पहचाननी होगी। रिड्यूस्ड जॉब परफॉर्मेंस, हाई लेबर टर्नओवर, लैक ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम आपको क्या लगता है इंटरनल रिक्रूटमेंट की है? तो अगर आप इंटरनली रिक्रूट कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपके जो बाहर का टैलेंट आपके पास नहीं आ रहा, अंदर के लोगों को ही आप ऊपर प्रमोट कर रहे हैं, ट्रांसफर करते जा रहे हैं। तो इंटरनली आपकी जो यूनियंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं, वो रेजिस्टेंस दिखा सकती हैं, उन्हें लगता है कि हमारे अलावा ऑर्गेनाइजेशन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमसे ही काम करवाना है। तो उनके प्रति उनसे हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे एक सीरियस प्रॉब्लम हमारे लिए रहेगा। इसीलिए आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला सवाल है, Which of the following is not an effective source of recruitment for a middle level managerial position? Company website, in-campus interview, headhunter, newspaper। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको मिडिल लेवल मैनेजरियल पोजीशन फिल आउट करनी है तो आप कैंपस इंटरव्यू से नहीं कर पाएंगे। आपको कैंपस इंटरव्यू से तो फ्रेशर्स मिलेंगे, आपको लोअर लेवल मैनेजर्स मिल जाएंगे। आप मिडिल लेवल की मैनेजरियल पोजीशन जनरली यहां से फिल आउट नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए आपको किसी और टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, हेड हंटर्स की सहायता ले सकते हैं जो लोग आपके लिए ढूंढ कर ले आएंगे, कंपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, तो ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं। इन कैंपस इंटरव्यू यहाँ पे एक इफेक्टिव सोर्स नहीं है, और इसीलिए आंसर यहां पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी का। तो आइए जी, अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग का मतलब है कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके नॉलेज और स्किल्स को आप बढ़ाने वाले हैं ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकें। सवाल उठता है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एम्प्लॉय आया है तो उसे ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। पुराने एम्प्लॉय की प्रमोशन करनी है, ऊपर हाई लेवल पे भेजना है, तो उस लेवल तक की उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जो पुराने एम्प्लॉइज हैं उनको भी रिफ्रेशर ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी ताकि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी फील्ड के अंदर उसके बारे में उन्हें बताया जा सके। एक एम्प्लॉय को दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया, दूसरी पोस्ट पे भेजा, तो उस पोस्ट से जुड़ी कुछ ट्रेनिंग उसे देनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम एक स्टेबल वर्कफोर्स मेंटेन करके रखें, लोग ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें, तो हमें लोगों को रेगुलर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो अपने काम को कर पाएं और काम करके खुश रहें और यहीं पे टिके रहें। सेफ हैंडलिंग ऑफ दी मशीन्स, अगर वर्कर्स ट्रेंड होंगे तो मशीन को सही से हैंडल करेंगे, आपके एक्सीडेंट कम होंगे, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ सुपरविजन है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। अब ट्रेनिंग कराने के ब्रॉडली दो तरीके हमारे पास मौजूद हैं। एक तो है जी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जॉब पे ही आपको डायरेक्टली ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अंदर आपके कौन से तरीके आते हैं? अप्रेंटिसशिप अंडर मास्टर, तो ये मेनली आपके जो लो लेवल की जॉब्स होती है ना, लो स्किल वाली जॉब्स होती हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ऐसी वाली जो जॉब्स होती हैं, तो वहां पे ऐसी आपको देखने को मिलता है। आपने प्लम्बर को बुलाया, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, तो उसके साथ उसका चेला आता है साथ में, है ना, उसकी मदद कराने वाला, तो वो बेसिकली अप्रेंटिस जो है उसका है, और उसे थोड़ा सा स्टाइपेंड वो दे देता है, कुछ पैसे उसे दे देता है, और आपको जो चेला है वो साथ साथ काम सीखता रहता है। इसके बाद है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। आप इंटर्नशिप पे जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनका बिजनेस जो कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप होता है, और आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ समय के लिए इंटर्नशिप के लिए कंपनीज के अंदर जाते हैं। इसके बाद है जी कोचिंग। तो आपका सुपरवाइजर आपको कोचिंग भी दे सकता है, आपको बता सकता है जी ऐसे काम होगा, मशीन के बारे में आपको बताएगा कि ऐसे इस मशीन को चलाना है, तो आपको सारी जानकारी वो देगा। जॉब रोटेशन, अगर किसी काम को सिखाना है तो वो जॉब उस पर्सन को दे दो, वो धीरे धीरे सारी जॉब्स को सीखता जाएगा। मेंटरिंग, मेंटरिंग भी एक तरीका है। देखो मेंटरिंग के अंदर ना आपको डायरेक्टली जॉब से जुड़ी जानकारी तो नहीं मिल रही,
बट आपको अपने कैरियर में ग्रो करने का सपोर्ट मिल जाता है एक मेंटर से। एक मेंटर होंगे आपके, आप उन मेंटर से अपनी समस्याएं डिस्कस कर सकते हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा है जी जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। इसका एवोल्यूशन कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर हम अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको देना चाहते हैं ट्रेनिंग। सबसे पहले उनकी करते हैं प्रिपरेशन, उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं, उनको फिर नॉलेज देते हैं, ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं कि ऐसे ये मशीन पे काम होगा। फिर उनको कहते हैं भाई एक्चुअली में ट्राई करके दिखाओ, हमें ट्राई इट देके दिखाओ, एक सैंपल देके दिखाओ कि काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। और उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाता है, और कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, कुछ कुछ और उनको बताने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है, तो वो उनको सिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है। इसके अलावा है जी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, यानी कि डायरेक्टली जॉब पे नहीं, बाहर आपको ट्रेनिंग अलग से दी जा रही है। तो यहाँ पे क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराए जा सकते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आपका प्रोग्राम तैयार कर दिया, उसके अंदर अलग अलग सवाल डाल दिए, बेसिक लेवल से हाई लेवल के। तो पहले बेसिक वाले का आंसर एम्प्लॉय सही देता रहेगा, उन्हें सीखता रहेगा, फिर धीरे धीरे वो हाई लेवल पे पहुंचता जाएगा। केस स्टडी आपको दी जा सकती है। कंप्यूटर मॉडलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है कि कंप्यूटर पे हम एनवायरनमेंट को सिमुलेट कर दें। जैसे गाड़ी चलानी सीखनी है तो कंप्यूटर पे हम आपको गाड़ी चलानी सिखाएं। फिल्म्स के थ्रू भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। रोल प्लेइंग, आपको रोल दे दिया जाएगा कि आप इस रोल को प्ले करो। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब है बिल्कुल आपका वैसा एक्चुअल सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे आपका हवाई जहाज आपको उड़ाना है, आपको पायलट बनाना है, तो उस केस में आपको डायरेक्टली जहाज पे तो नहीं चढ़ा सकते कि आओ जी चला कर देखो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आपके लिए हमने एक स्पेशल कॉकपिट अलग से डिजाइन कर दिया, वहां पे आपको ट्रेनिंग देते हैं। मार्स पे जाने की ट्रेनिंग देनी है आपको, तो मार्स जैसा एनवायरनमेंट यहीं पे क्रिएट कर दिया और उसमें आपको यहां पे भेजा गया कि जाओ इस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करो। अब बात आती है इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग हम एम्प्लॉइज को दे रहे हैं वो इफेक्टिव होनी भी जरूरी है, और इसको मेजर करने के लिए कर्क पैट्रिक ने मॉडल दिया है। उसके अंदर उन्होंने कहा जी पहले तो आप देख सकते हो अपने लर्नर के रिएक्शंस को, फिर देख सकते हो उनकी लर्निंग को कि क्या स्किल्स क्या नॉलेज उन्होंने ली, फिर देख सकते हो उनके बिहेवियर को, और फिर देख सकते हो अपने रिजल्ट्स को कि क्या आउटकम निकल कर आया, क्या एक्सीडेंट कम हुए, क्या कॉस्ट कम हुई, क्या प्रॉफिट बढ़े। तो इनसे आप अपनी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना उसकी इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हो। चलिए, तो यहां पे हमारे पास एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स आपको यहां पे पहचानने हैं। कोचिंग ऑन द जॉब है, वेस्टिब्यूल ऑन द जॉब नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द जॉब हो सकता है, रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग जॉब के ऊपर रोल प्लेइंग नहीं करोगे, जॉब के ऊपर अगर रोल प्ले करने लगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, तो ये भी नहीं आएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी आपका ऑन द जॉब में आएगा। तो आंसर होने वाला है 135, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का। चलिए जी, तो अब बात करते हैं जॉब एनालिसिस की। तो जॉब एनालिसिस का क्या मतलब है? जॉब एनालिसिस का मतलब है कि आप जॉब की जांच पड़ताल करने वाले, आप स्टडी करने वाले, एग्जामिन करने वाले, जॉब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने वाले, इस जॉब के कंपोनेंट्स के बारे में, इस जॉब में कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले हैं, तो इस जॉब की पूरी आप एनालिसिस यहां पे करने वाले हैं। सो दिस इज रेफर टू एज जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस आप करने वाले हैं, तो इसके अंदर आप जॉब डाटा जो है उसको इकट्ठा करने वाले हैं, जॉब से जुड़ा डाटा जो है उसे इकट्ठा करने वाले हैं। और इकट्ठा कहां से करेंगे? आप किसी सोर्सेज से इकट्ठा करेंगे। क्या सोर्स हो सकते हैं आपके? जॉब एनालिस्ट की मदद ले सकते हैं, एम्प्लॉय जो है जो कि जॉब को कर रहा है उससे डाटा ले सकते हैं, एम्प्लॉय का जो सुपरवाइजर है, बॉस है, उससे डाटा ले सकते हैं जॉब के बारे में। और यहां पे उनसे या तो इंटरव्यू लेके डाटा इकट्ठा कर लो, या क्वेश्चनएयर भरवा लो, या उनको ऑब्जर्व कर लो, या फिर आपके जो पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं आप उनकी भी सहायता ले सकते हो। और यहां से आपका बहुत सारा जॉब डाटा इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा जॉब डाटा यहां पे आपका इकट्ठा हो जाएगा। जैसे आपको पता चलेगा इस जॉब में क्या क्या टास्क हैं, क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या नॉलेज रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल्स हमें चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या ड्यूटीज होंगी इस जॉब को करने वाले की, क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी चीजें जो है आप इकट्ठी कर लोगे, और इसके बेसिस पे आप तैयार करोगे, पहली चीज आप तैयार करोगे जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब यहां पे क्या है कि इस जॉब में क्या क्या काम किए जाते हैं, क्या टास्क, क्या ड्यूटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस जॉब में निभाई जाती हैं। तो दिस इज बेसिकली जॉब ओरिएंटेड।
इसके अंदर आपकी जॉब का टाइटल आता है, जॉब की लोकेशन आती है, जॉब के रोल आते हैं, सैलरी उस जॉब की आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, ड्यूटीज आती हैं, अलाउंसेस आती हैं और इंसेंटिव्स आती हैं इस जॉब की। तो जॉब से जुड़ी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो जुड़ी है जॉब को करने वाले इंसान से। इट इज ह्यूमन ओरिएंटेड। जॉब को करने वाले की क्या स्किल रिक्वायरमेंट है, क्या फिजिकल डिमांड्स हैं, क्या नॉलेज रिक्वायरमेंट है, क्या एबिलिटीज चाहिए, दिस इज जॉब स्पेसिफिकेशन। इट इज ह्यूमन ओरिएंटेड। यहां पे आपके एट्रीब्यूट्स, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाती है जो कि जॉब करने वाले से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये डाटा इकट्ठा हम करते हैं, उसके बेसिस पे हमें कुछ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। उसके बेसिस पे हम अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करेंगे और परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करेंगे और कंपनसेशन मैनेजमेंट भी करेंगे, कंपनसेशन भी डिसाइड करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब एनालिसिस। तो आइए जी अब बात करते हैं जॉब इवेल्युएशन की। तो जॉब इवेल्युएशन का मतलब है कि आप जॉब की वर्थ को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। तो आप देखना चाह रहे हो कि एक जॉब की बाकी जॉब्स के मुकाबले रिलेटिव वर्थ कितनी है, ताकि आप अपना जो कंपनसेशन है इस जॉब का वो डिटरमाइन कर सकें। तो यहां पे हम किसकी रेटिंग कर रहे हैं, क्या जॉब करने वाले की या जॉब की? देखो जी, ये बात यहां पे ध्यान में रखना कि यहां पे हम रेटिंग कर रहे हैं किसकी, जॉब्स की, ना कि वर्कर्स की। ये चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब इवैल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस और एक बेसिस प्रोवाइड करता है वेज स्ट्रक्चर को फिक्स करने का। इससे एग्जैक्ट वेजेस नहीं पता चलेंगे हमें कि कितने पैसे देने वाले हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। बस यहां तो एक हमें बेसिस मिल जाएगा वेज स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने का। कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे? हम देखेंगे कि इस जॉब के लिए क्या स्किल, क्या एक्सपीरियंस, क्या एफर्ट, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या सुपरविजन रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बेसिस पे यहां पे हम उसकी रिलेटिव वर्थ को डिटरमाइन करेंगे। प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन की यहां पे हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है गेनिंग एक्सेप्टेंस। तो आपको जॉब इवैल्यूएशन करनी है तो आपके साथ जो रिलेटेड पार्टीज हैं, जो भी इससे इफेक्ट होने वाली है, उनकी एक्सेप्टेंस पहले आपको लेनी पड़ेगी। फिर इवैल्यूएशन के लिए कमिटी बनाएंगे, डिटरमाइन करेंगे कौन सी जॉब्स को इवेल्युएट करना है, उनकी आप डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे एनालिसिस करके। फिर देखेंगे कौन सा मेथड फॉलो करना है इवेल्युएशन के लिए। आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं इवेल्युएशन के लिए, कौन सा मेथड फॉलो करना है इवेल्युएशन के लिए। और अपनी जॉब्स को आप अपनी इवेल्युएशन के अकॉर्डिंग यहां पे क्लासिफाई कर देंगे। जो सी जॉब्स आपको बराबर वर्थ वाली लग रही हैं उनको एक कैटेगरी, एक ग्रेड में आप डाल सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप इंस्टॉल कर देंगे और रेगुलरली रिव्यू भी करते जाएंगे। जॉब इवैल्यूएशन की लिमिटेशंस की बात करें तो यहां पे सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है कि किन फैक्टर्स के बेसिस पे जॉब की वैल्यूएशन करनी है, इसकी कोई स्टैंडर्ड लिस्ट अवेलेबल नहीं है। आपने जो वेजेस फिक्स करी, हो सकता है वो वर्कर्स को रिटेन ना कर पाए। इंडिविजुअल मेरिट जो है आप उसे यहां पे इग्नोर करके चल रहे हैं। आप सिंपली जॉब के बेसिस पे यहां पे उसकी वर्थ डिटरमाइन कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल जो जॉब को कर रहा है उसको यहां पे नहीं देख रहे। इंडस्ट्री के वेज रेट्स आप नहीं देख रहे, कॉम्पिटिटर्स के वेज रेट्स आप नहीं देख रहे। यहां पे ट्रेड यूनियंस जो हैं वो जॉब इवैल्यूएशन को सस्पिशन से देखते हैं, उन्हें पसंद नहीं है कि ऐसे उनकी जॉब्स की वैल्यूएशन कर दी जाए और उनकी वर्थ कम डिटरमाइन कर दी जाए। इवेल्युएशन के मेथड्स की बात करें तो कुछ हमारे पास है नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स, यानी कि यहां नंबर वंबर नहीं आएंगे। तो ये आपके सिंपल मेथड है, जैसे आपका रैंकिंग सिस्टम। आप जॉब्स को रैंक दे देते हो इन द ऑर्डर ऑफ दी इंपॉर्टेंस की, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली को ऊपर रख दिया, कम वाली को नीचे रख दिया। रैंकिंग आ गई तो आपको पता चल गया भाई किसकी ज्यादा वर्थ है और किसकी कम वर्थ है। इसके बाद एक ग्रेडिंग और जॉब क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें आप ग्रेड पहले ही बना देते हो, ग्रेड 1 2 3 4 ग्रेड आपने पहले ही बना दिए और अपनी जॉब्स को इन ग्रेड्स में डालते रहते हो। इसके अलावा जी एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव सिस्टम, क्वांटिटेटिव मेथड, ये थोड़े से आपके एनालिटिकल डिटेल वाले मेथड हैं। इसमें एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। इसके अंदर आते हैं एक तो पॉइंट्स सिस्टम। इसके अंदर आप अपनी जॉब के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो, उनको डिग्रीज एलोकेट करते हो और फिर डिग्री के बेसिस पे आप उन्हें पॉइंट्स एलोकेट करते हो और फिर कहीं जाके आपका जॉब इवैल्यूएशन यहां पे होता है। इसके अलावा जी फैक्टर कंपैरिजन। तो अगेन यहां पे आप जो फैक्टर्स हैं किसी जॉब को इफेक्ट करने वाले, उनको आइडेंटिफाई करते हो और यहां पे भी आप उनकी रैंकिंग करते हो और उन्हें पॉइंट्स भी देते हो। तो रैंकिंग और पॉइंट सिस्टम का बेसिकली आप इस मेथड को एक कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन।
जॉब टाइटल, लोकेशन, पैनल एक्शन और ड्यूटीज। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर इनमें से क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी? टाइटल आएगा, लोकेशन आएगा, ड्यूटीज आएंगी, आपके पैनल एक्शंस नॉर्मली नहीं आते, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों की मैचिंग हमें यहां पे करनी है। और सबसे पहले हम देख रहे हैं जॉब एनालिसिस हमें देखने को मिल रहा है, तो जॉब एनालिसिस की मैचिंग करनी है, फिर डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन और क्लासिफिकेशन है। तो एनालिसिस को अगर आप मैच इनिशियली करना चाहेंगे, हो सकता है दिक्कत आए, तो पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन को किससे मैच कर सकते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जॉब, तो आप इसे डी से मैच कर दीजिए। जॉब स्पेसिफिकेशन की क्या ह्यूमन क्वालिटीज हमें चाहिए जॉब को फिल आउट करने के लिए, तो 2D और 3B, और इसी से मेरे ख्याल से तो आपका आंसर बनी जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। एनालिसिस के अंदर आप क्या कर देंगे? और प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जॉब फैक्ट्स, की आप जॉब के फैक्ट्स ऑब्टेन कर रहे हैं उसके एनालिसिस के लिए। और क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आप जॉब्स को क्लासिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्केल ऑफ पे, आप उनको ग्रेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पे स्केल। तो ये हो जाएगा जॉब क्लासिफिकेशन, सो आंसर ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर कंपैरिजन मेथड इज यूज्ड एज अ टेक्निक ऑफ। तो फैक्टर कंपैरिजन मेथड आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, इट इज अ टेक्निक ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली क्या है? एक सिस्टमेटिक असेसमेंट है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय ने जॉब पे कैसे परफॉर्म किया है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो अपने वर्क स्टैंडर्ड्स को सेट करने वाले हैं, फिर अपनी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करेंगे उन स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में, और फिर अपना फीडबैक जो है यहां पे प्रोवाइड कर देंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल की ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव तो है जी कंपनसेशन, पैसे देने हैं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे कितना परफॉर्मेंस बोनस वगैरह देना है, प्रमोशन दें या ना दें, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत है या नहीं है, फीडबैक देंगे कि कैसे एम्प्लॉय अपने आप को इंप्रूव कर सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे वो अपनी कर सकता है। अगर मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो कुछ तो है जी हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं। इसमें आपका कौन सा आता है? रैंकिंग मेथड आता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं? एम्प्लॉइज को रैंक करते हैं। पेयर्ड कंपैरिजन, एक एम्प्लॉय को बाकी सभी से कंपेयर करते हैं। ग्राफिक स्केल मेथड, एक प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसके अंदर हम क्या करते हैं? ऐसे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व बन जाता है और इसके अंदर रेटिंग देनी होती है, भाई 20% अच्छे हो सकते हैं, 20% बुरे हो सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे जो है रेटिंग असाइन करवाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि सभी इंप्लॉइज को अच्छा अच्छा कह दिया जाए, तो आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी रेटिंग देनी है, सभी को अच्छा नहीं कह सकते। फोर्स्ड चॉइस मेथड, हर एक एम्प्लॉय के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको उनमें से एक टिक करनी होगी। चेकलिस्ट मेथड, अप्रेजल फॉर्म होगा आपके पास जिसमें आपकी 2 अल्टरनेटिव्स दी होंगी, आप यस और नो में से आपको टिक करना होगा। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, आप देखेंगे कि एम्प्लॉय का बिहेवियर क्रिटिकल सिचुएशन में कैसा था। ऐसे मेथड, यहां पे आपका जो सुपरवाइजर है, आपका जो अप्रेजर है, वो क्या करेगा? एम्प्लॉय के ऊपर ऐसे लिखने वाला है। तो यहां पे एक सब्जेक्टिव मेथड हो गया, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। फील्ड रिव्यू मेथड, यहां पे एक ट्रेन्ड स्किल्ड रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया जाएगा जो कि आपके सुपरवाइजर्स की मदद करेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल करने में। इसके अलावा जी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एसीआर, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है और एक रिपोर्ट जो है ये बनाई जाती है हर एम्प्लॉय की, उसके जो बॉसेस होंगे वो इसे तैयार करेंगे, जिसके अंदर एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है वो यहां पे इंक्लूड की जाती हैं। अब आते हैं जी हमारे मॉडर्न मेथड्स की तरफ। यहां पे हमारे पास आता है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर एम्प्लॉइज और सुपीरियर्स जो हैं मिलकर क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। बार्स यानी कि बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, तो ये ऐसा रेटिंग स्केल है, पर इस रेटिंग स्केल्स के साथ हमने बिहेवियर्स को एंकर किया हुआ, बिहेवियर्स को जोड़ा हुआ है। तो जौन सा बिहेवियर हमें एम्प्लॉय में देखने को मिलता है उसके बेसिस पे यहां पे एम्प्लॉय को रेटिंग मिल जाती है। असेसमेंट सेंटर, तो यहां पे एम्प्लॉय को असेसमेंट सेंटर भेजा जाता है, वहां पे काफी एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसकी असेसमेंट करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोल प्लेइंग, केस स्टडीज, सिमुलेशन एक्सरसाइजेस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इन सब का इस्तेमाल जो है वो यहां पे किया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास है 360 डिग्री
परफॉर्मेंस अप्रेजल, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल की अगर हम बात करें तो दिस इज मल्टी रेटर फीडबैक। यहां पे आपका जो अप्रेजल है वो 4 अलग अलग एंगल से होने वाला है, 4 मेजर कंपोनेंट से होने वाला है। एक तो आपका है खुद का सेल्फ अप्रेजल, यानी आप खुद का अपना अप्रेजल करने वाले हो। एक है अप्रेजल बाय सुपीरियर, यानी कि आपका जो बॉस है, आपका जो सुपीरियर है वो आपका अप्रेजल करेगा। एक है अप्रेजल बाय सबऑर्डिनेट, आपका जूनियर भी करेगा और आपके पीयर्स भी आपका अप्रेजल करेंगे, आपके साथ के लोग, आपके जो साथी हैं वो भी अप्रेजल करेंगे। इसके अलावा है जी कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रिटर्न्स लेकर आ रहा है, उसके बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हम यहां पे करते हैं। अगर बात करें प्रॉब्लम्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है बायसनेस की। बायसनेस देखने को मिलती है, हेलो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है कि एक एट्रीब्यूट के बेसिस पे आप पूरी अप्रेजल कर रहे हो। सेंट्रल टेंडेंसी एरर, सभी को एवरेज रेटिंग दे रहे हो। लीनियंसी बायस, स्ट्रिक्टनेस बायस, लीनियंसी मतलब सबको अच्छी अच्छी रेटिंग दे रहे हो, स्ट्रिक्टनेस सबको गंदी वाली रेटिंग दे रहे हो। पर्सनल प्रेजुडाइज, अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो। रीसेंट इफेक्ट, जो रीसेंट आपकी इंप्लॉई के साथ एनकाउंटर हुआ उसके बेसिस पे फीडबैक दे रहे हो, बल्कि आपको पूरे साल के बेसिस पे फीडबैक देना चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज, अगर आपको नॉलेज नहीं है अप्रेजल के बारे में, उसकी टेक्निक्स के बारे में, तो फिर भी आप अप्रेजल सही से नहीं कर पाओगे। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो मेथड्स हैं उनमें से कौन सा इंडिविजुअल मेथड नहीं है। ये नॉट वर्ड को आपको पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो आपको कुछ मेथड्स दिए हैं, क्या आंसर आपको यहां पे लग रहा है? तो बेसिकली ये क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल इंडिविजुअल नहीं कर रहा, ज्यादा लोग आपकी परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर आप जानते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, पीयर्स सारे लोग करने वाले हैं। तो इसीलिए एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का ही बनेगा। चलिए यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो एरर्स हैं उनको डिस्क्रिप्शन से मैच करना है। तो आइए देखते हैं कि क्या मैचिंग यहाँ पे हमारी बनने वाली है। सबसे पहले दे रखा है लीनियंसी, तो लीनियंसी को आप किससे यहाँ पे मैच करेंगे, इसे स्किप करते हैं फिलहाल। फिर आते हैं हेलो इफेक्ट पे। इसका मतलब होता है कि एक एस्पेक्ट इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस का पूरी उसकी परफॉर्मेंस को डोमिनेट करने लग जाता है। हमारा जो अप्रेजल होता है वो एक एस्पेक्ट के बेसिस पे हम उसकी पूरी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करने लग जाते हैं। तो ये आपको 2 में ही देखने को मिल रहा है। स्पिल ओवर इफेक्ट, स्पिल ओवर मतलब कि पास्ट का जो कुछ है वो स्पिल ओवर होके प्रेजेंट को भी इफेक्ट कर रहा है। एक पर्सन ने पास्ट में बहुत अच्छा किया था और वही चीज आज भी आपके दिमाग में बैठी हुई है और उसी का स्पिल ओवर इफेक्ट आज भी आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखने को मिल रहा है। तो ये आपको 3 पॉइंट में ही देखने को मिल रहा है कि पास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है अनजस्टिफाइबली करंट रेटिंग्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। लीनियंसी और रेटर इफेक्ट की बात करें, देखो यहाँ पे बी को 2 से और सी को 3 से अगर मैच करते हैं तो आंसर ऑप्शन ए बनता है। लीनियंसी इट इज रिलेटेड टू सब्जेक्टिव असेसमेंट, कि आप लीनियंट हैं तो आपकी अपनी सब्जेक्टिव असेसमेंट है, कुछ स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कुछ लीनियंट हो सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि सभी इंप्लॉइज को अच्छा अच्छा प्रेज करो, कुछ लोग सबको बुरा भी कर सकते हैं। रेटर इफेक्ट, कि जो हमारा रेटर है परफॉर्मेंस अप्रेजल करने वाला जो है, तो अगर कुछ फेवरेटिज्म है, उसका कोई फेवरेट इंप्लॉई है, पर्सन है, उसको ज्यादा अच्छी रेटिंग दे सकता है। और कुछ स्टीरियोटाइप्स भी हो सकते हैं, उसे कुछ कैटेगरी के लोग ज्यादा पसंद हो, कुछ रीजन के लोग ज्यादा पसंद हो, तो इस सब में स्टीरियोटाइपिंग भी देखने को मिल सकता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के इनमें से कौन से मॉडर्न मेथड्स हैं? 360 डिग्री अप्रेजल इज अ मॉडर्न मेथड, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ मॉडर्न मेथड, और बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स इट इज अगेन अ मॉडर्न मेथड। सो 1, 3 एंड 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहां पे बनेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। लाइव चैट में इसका आंसर मत दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर हमें बताइए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं हमने आपके साथ जो चीजें डिस्कस करी आपको समझ में आई। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करना। फ्री नोट्स के लिए एवर स्टडी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले सेशन में।